रात के 8 बजे से ही सरला जी डाइनिंग टेबल पर बेटी नेहा के आने की इंतजार कर रही थीं और अब 11 बजे बजने को आ गया था। पर अब तक बेटी नेहा का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने कई बार फोन ट्राई किया पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। बाहर आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये देख सरला जी की चिंता बढ़ गई। हे भगवान, कहाँ रह गई मेरी बच्ची? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? सोचते ही मन तरह तरह की आशंकाओं से भर गया। वह तुरंत जाकर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ लिया। हे प्रभु, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उसे सही सलामत घर पहुंचा देना। प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। नेहा डॉक्टर थी और मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। यूं तो हर रोज लगभग 10 बजे के आसपास घर आती थी, परंतु आज रविवार था और आज के दिन वह गरीब बस्ती में फ्री में इलाज करने जाती थी। वह रात के 8 बजे तक घर आ जाती थी, पर आज नहीं आई। अगर कभी देर हो जाती थी तो फोन कर बता देती थी कि आने में समय लगेगा। पर आज तो न उसने कुछ कहा और न ही कोई फोन आया। सरला जी पूजा रूम से निकलकर एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगीं, परंतु बाहर तेज बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर नंबर ट्राई किया और इस बार भी नहीं लगा। तब उन्होंने खुद को तसल्ली दी। आज बहुत तेज बारिश हो रही है, हो सकता है इसी वजह से कहीं अटक गई होगी। फिर भी इतना समय कहाँ लग गया, सोचकर उनकी धड़कनें तेज हो गईं। बुरे ख्याल मन से जा नहीं रहे थे। वह ध्यान बटाने के लिए कमरे में ही इधर से उधर चलने लगीं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाजा खोला तो सामने नेहा थी। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही नेहा ने तुरंत उन्हें हक कर लिया। माँ की बढ़ी हुई धड़कनें और उनकी घबराहट देखकर नेहा को समझते देर नहीं लगी। माँ से अलग होते हुए कहा, आप क्यों इतना घबरा रही हैं? मैं ठीक हूं। बोलते हुए नेहा अंदर आई और सोफे पर अपना बैग रखा। रेनकोट उतारने लगी। कहाँ रह गई थी अब तक? इतनी देर क्यों हुई? सरला जी ने जरा गुस्से में कहा। नेहा अभी कुछ बोलती उससे पहले ही सरला जी ने एक बार फिर कहा, देखो, मैं फिर कहती हूं, अब रविवार को काम करना बंद कर दो। घर पर ही रहो मेरे साथ। मेरे लिए भी थोड़ा समय निकालो। मैं भी अकेले परेशान हो जाती हूँ। माँ, आप इतना क्यों नाराज हो रही हैं? आज देर हुई पर किस लिए हुई, ये भी तो सुनो। और मैं ये काम क्यों छोड़ दूं? आप जानती हैं ना, मुझे अच्छा लगता है बस्ती में जाना, उन्हें देखना। इससे मुझे कितना सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। हाँ, जानती हूँ, पर अब कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ, छोड़ दो लोगों की सेवा करना और यह पुण्य कमाना। कुछ नहीं होता इन सब से। बाहर लोगों की सेवा करो और घर में माँ अकेली पड़ी है। ये तुम्हें अच्छा लगता है? मम्मी, बस ना, क्यों इतना नाराज हो रही हो? अब आगे से नहीं होगी देर, और आज भी देर नहीं होती अगर। कैसे यकीन करूं कि आगे से देर नहीं होगी? क्यों यकीन करूं तुम पर? माँ, जब आप मेरी बात सुनेंगी तो आपको तुरंत यकीन हो जाएगा। फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी और आप खुद बोलेंगी, बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रही है। और माँ, आप मुझे घर पर बैठने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगी। सुनकर सरला जी चुप रह गईं। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बताती हूँ। बोलकर नेहा फ्रेश होने चली गई। सरला जी को भी बेटी पर पूरा भरोसा था तो वह अब सामान्य हो गई। नेहा थाली लगाते हुए बोली, पता है, आज शाम को जैसे ही बादल घिरने लगे, मैं तुरंत वहां से निकल गई। अभी कुछ ही दूर निकली थी कि तेज बारिश होने लगी। खाली सड़क पर मैं कार तेजी से भगा रही थी। तभी अचानक सामने एक बूढ़ी औरत मेरे कार के सामने आ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वह कार के नीचे आ गई। फिर जब मैंने बाहर आकर देखा तो वह नीचे गिरी थी और बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन्हें मोबाइल की लाइट में देखा। उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई थी, पर शायद डर के मारे वह बेहोश हो चुकी थीं। कुछ देर तक जब उन्हें होश नहीं आया तो मैंने तुरंत उन्हें कार में बिठाया और पास के हॉस्पिटल में ले गई। तो क्या हुआ? होश आया उन्हें? हाँ माँ, उन्हें होश तो आया, पर वह अभी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं थीं। जब चोट नहीं लगी तो फिर अचानक ऐसी हालत कैसे हो गई? माँ, क्योंकि वह बहुत बुजुर्ग और कमजोर हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने ही उनका इलाज किया। उनके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं था। ये तू क्या बोल रही है बेटा? जो देखा वही बोल रही हूँ, और सच बोल रही हूँ माँ। आखिर कौन है वह बूढ़ी औरत? कहाँ से आई है? माँ ने खाना परोसते हुए पूछा। जो देखा वही बोल रही हूँ माँ।
और सच बोल रही हूँ। अब कल जाकर देखती हूँ उनकी तबीयत कैसी है। अगर सुधार नहीं हो रहा तो उन्हें लेकर अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगी। ठीक है बेटा। और हाँ, उनसे पूछ लेना कौन है, कहाँ रहती हैं। फिर उन्हें सही सलामत घर भी छोड़ देना। ऑफ कोर्स, उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचा दूंगी माँ। नेहा ने एक बाइट अपने मुंह में लेते हुए कहा। एक पल के लिए चुप्पी छा गई। दोनों माँ बेटी चुपचाप खाने लगीं। खाते खाते सरला जी कुछ सोच रही थीं। क्या हुआ माँ? आप क्या सोच रही हो? यही कि आखिर कौन होगी वह महिला जो इस बारिश की रात में बेतहाशा सड़क पर भाग रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। कौन है वह? कहाँ से आई होगी? तू डॉक्टर है या माइंड रीडर? यूं तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं, लेकिन आपके केस में मैं दोनों हूं। हर चीज आप बहुत ज्यादा सोचने लगती हो, इसीलिए आपको कुछ बताने का मन नहीं करता। अब कल उन्हें होश आ जाएगा तो पूछ लूंगी ना, और जहां उनका ठिकाना होगा वहां पहुंचा भी दूंगी। अब शांत रहिए। माँ फिर कुछ बोलने लगी, तब नेहा ने चुप करा दिया। बस माँ, अब टॉपिक चेंज करते हैं। अभी अभी आपने कहा कि हम दोनों को साथ में थोड़ा समय बिताना चाहिए, और अभी आप एक ही बात को पकड़कर बैठी हैं। इतनी रात गई आई हूं, आपने एक बार भी मेरे या मेरे काम के बारे में नहीं पूछा। कैसा रहा मेरा दिन? कैसे थे आज के पेशेंट? अरे मेरी बच्ची, वह सब तो मैं तुमसे रोज बातें करती हूँ, और यह तो रोज की टॉपिक। लेकिन आज तुमने जो कुछ कहा वह अलग और सोचने वाली बात है। बस इसलिए सोचने लगी। ठीक है, अब आप ज्यादा मत सोचो। बारिश बहुत हो रही है। आपको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लगती है तो मैं हल्दी वाला दूध बनाती हूँ। हम दोनों साथ में पियेंगे। बेटा, तू जानती है ना, मुझे हल्दी वाला दूध पसंद नहीं। तो तू पी लेना, मैं सादा दूध ही पी लेती हूँ ना। माँ, आपने जितनी देर में यह सब कहा उतनी देर के लिए मैं बाहर ही हो गई थी, तो मैंने कुछ नहीं सुना। हाँ, इससे पहले मैंने क्या कहा वह मुझे बराबर याद है। तो मैंने जो कहा आप करेंगी। तू मेरी बेटी है, तुम्हें मेरी बातें माननी चाहिए, पर हर वक्त अपना रोल चलाती है मेरे ऊपर, और मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है माँ। तो माननी पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बहस कर रही थीं कि तभी नेहा का फोन बज उठा। लो बात करो, आ गया आपकी लाडली बेटी का फोन। अब मुझसे ज्यादा अपनी बड़ी बेटी से नसीहतें सुनो। अरे पहले ही दो बड़बड़ करने लगी, फोन तो उठा। हाँ बोलो दी। मैं क्या बोल रही हूँ? बहन सोनिया अभी अपनी बात पूरी करती, उससे पहले ही नेहा ने कहा, यही कि बारिश बहुत हो रही है, माँ को जल्दी सर्दी लगती है। उनका ख्याल रखना, हल्दी दूध देती रहना, दवाई समय पर देना, वरना अपने मन से कभी लेंगी नहीं। यही बोलने वाली थी ना आप? बहन हंसने लगी। अरे मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरी बहन डॉक्टर है, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। दी, मैं तो सोच रही कुछ मेडिसिन आपके लिए भी लिख दूं। कौन सी मेडिसिन और किस लिए बहन? मैं तो पूरी तरह ठीक हूं। अरे दी, याददाश्त बढ़ाने वाली। दिन पर दिन आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है ना, इसके लिए। अच्छा तो तुम मुझे भुलक्कड़ बोल रही हो? शुक्र है बहन कि तू सामने नहीं है, नहीं तो अच्छी खासी पिट जाती। वैसे ही जैसे बचपन में पीट देती थी, उससे भी खतरनाक। चलो चुप करो, अब मैं वह छोटी बच्ची नहीं रही कि आपसे पिट जाऊंगी। बोलकर दोनों बहनें हंसने लगीं। अच्छा लो, माँ से बात करो। हाँ बोल बेटा, सरला जी ने कहा। माँ, अपना ख्याल रखिएगा। अरे मैं ठीक हूँ बेटा, और तेरी बहन जो है मुझे कुछ होने देगी। तू बता कैसी है? घर में सब कैसे हैं? बच्चे, दामाद जी? हाँ माँ, सब ठीक है, और आपको भी ठीक रहना ही होगा। आपके अलावा और हम बहनों का दुनिया में है ही कौन? अरे मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी रात हो गई, फोन रखो नेहा को, कल सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। हाँ माँ, बोलकर दोनों ने फोन रख दिया। इधर नेहा तब तक 2 गिलास हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई, एक खुद ली और एक माँ की तरफ बढ़ा दिया। दोनों दूध पीते हुए 5 से 10 मिनट टीवी देखा, फिर अपने कमरे में सोने चली गईं। सोते सोते सरला जी ने एक बार फिर कहा, बेटा, कल जैसे ही बूढ़ी अम्मा को होश आए तो उनका नाम पता पूछना। मैं तो कहती हूँ कल मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना, देख लूंगी उन्हें। मुझे लगता है आपको बताकर मैंने गलती कर दी। मुझे समझ में नहीं आता आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? अरे मैंने कहा ना, जैसे उनको होश आएगा मैं उनसे पूछकर वहां उनको सही सलामत छोड़ दूंगी। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा क्या?
अगर ऐसा रहता तो मैं हॉस्पिटल लेकर जाती ही नहीं। अब चुपचाप सो जाओ। पूरी दुनिया के बारे में सोचने के लिए आप ही बैठी हैं। अब की बार नेहा ने कहा तो सरला जी ब्लैंकेट ओढ़कर चुपचाप सो गईं। बाहर अभी भी खूब तेज बारिश हो रही थी। नेहा अपने फोन में व्यस्त हो गई। इधर सरला जी कंबल के नीचे सोने की कोशिश तो कर रही थीं, पर दिमाग में वह बूढ़ी अम्मा ही घूम रही थीं। और सबसे बड़ी बात कि उनके दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी कि पिछले कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। यह बात उन्हें बार बार कचोट रही थी। हे प्रभु, जो भी है उसे अपने परिवार से, अपनों से मिला देना। सरला जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए नींद के आगोश में समा गईं। अगली सुबह नेहा के हॉस्पिटल जाते समय एक बार फिर सरला जी बोलने को हुईं। लेकिन उससे पहले ही नेहा ने कहा, माँ, मुझे सब याद है। और हाँ, पहले मैं उन अम्मा से मिलती ही जाऊंगी। मैं भी चलूं तुम्हारे संग? नहीं माँ, हॉस्पिटल क्यों जाओगी? जरूरत क्या है? आपकी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है तो मत जाओ। अगर आपको मिलना ही है तो मैं आपको उनके घर ले जाकर मिलवा दूंगी। बस, अब खुश। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं उनके घर जाकर ही मिल लूंगी। कुछ देर बाद नेहा रेडी हुई और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए विदा हो गई। वहां पहुंचकर देखा बूढ़ी अम्मा को होश आ चुका था, लेकिन अभी भी वह अच्छी तरह से बोल नहीं पा रही थीं। अम्मा, अब कैसा लग रहा है? अम्मा ने हाथ से इशारा किया कि अब अच्छा लग रहा है। ठीक हूं। तब उन्हें उठाकर बिठाते हुए हल्का नाश्ता और जूस दिया। सॉरी अम्मा, कल रात आप मेरे कार के सामने गिर गई थीं। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मैं आपको देख नहीं सकी। पर इतनी तेज बारिश में आप सड़क पर कहाँ भागी जा रही थीं? अम्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया। कल रात मैं ही आपको यहाँ पर लेकर आई। मुझे लगता है आप काफी हद तक ठीक हो गई हैं और घर जा सकती हैं। तो बताइए, आपका घर कहाँ है? मैं छोड़ देती हूँ। और हाँ, कुछ दवाइयाँ मैं दे रही हूँ। आप लेते रहिएगा। कमजोरी दूर हो जाएगी। आप तंदुरुस्त हो जाएंगी। नेहा ने कहा तो अम्मा की आंखों में आंसू आने लगे, जिसे उन्होंने बहने से पहले रोक लिया। अम्मा, अब आप ठीक हो गई हैं। आपको कहीं चोट नहीं आई है? मुझे लगता है कमजोरी और डर की वजह से आप बेहोश हो गई थीं। एक बात और, आपने पिछले कुछ दिनों से खाना क्यों नहीं खाया? अब इस उम्र में कौन सा उपवास कर रही है? अम्मा ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। अम्मा नहीं बोलेगी। इन्हें लगता है मैं उनका उपवास तोड़वा न दूं। इसीलिए तो औरत होकर भी मुझे औरतों की हरकतें आदतें पसंद नहीं आती। यह औरतें अपनी सेहत को नजरअंदाज कर सबके लिए व्रत उपवास एक करेंगी, सबके बारे में सोचेंगी, पर अपने बारे में सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है। देखो तो, इनका पैर कब्र में लटक रहा है, लेकिन नहीं, उपवास जरूर करेंगी। और पूछ रही हूं तो बोल भी नहीं रही। मन ही मन बोलकर नेहा दाएं बाएं सिर हिलाकर रह गई। नेहा ने एक बार फिर पूछा, अच्छा, आपका घर कहाँ है? कहाँ रहती हैं आप? आपके घर में कोई है तो बताइए। मैं उन्हें कॉल करके बुला देती हूँ या नहीं तो छोड़ देती हूँ। नेहा की बात सुनकर इस बार अम्मा को नहीं रहा गया और आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ अम्मा? क्यों रो रही हो? मैं आपको घर छोड़ देती हूँ ना। मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। अम्मा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तो फिर जल्दी बताओ, आप कहाँ रहती हो? अम्मा ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, मंदिर। मंदिर के पास रहती हैं आप? कौन से मंदिर के पास? यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। अच्छा ठीक है, चलिए मेरे साथ। फिर नेहा ने अम्मा के हाथ पकड़ अपने कार में बिठाया और चल पड़ी उनके बताए रास्ते की तरफ। कुछ देर तक चलने के बाद वह मंदिर आया। तब अम्मा ने इशारा किया। वहां उतार देने के लिए तो नेहा ने उतार दिया। हाँ बताओ अम्मा, अभी यहाँ से किस गली में घर है आपका? मैं वहां छोड़ देती हूँ। मैं चली जाऊंगी बेटा। अम्मा, अगर आप फिर गिर गई ना, तब आपके घर वाले मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। जल्दी बताइए, आप कहाँ रहती हो? मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब की बार अम्मा ने बहाना बना दिया कि यहीं मंदिर में कुछ देर बैठूंगी, फिर घर जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। मेरी बच्ची, तुम अपने काम पर जाओ। तुम्हें देर हो रही होगी। देर तो सच में हो रही थी नेहा को। उसने अम्मा को मंदिर के प्रांगण में बिठा दिया और गाड़ी में बैठ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में जाते जाते उसने अपनी माँ को फोन लगाया, ये बताने के लिए कि अम्मा ठीक हैं और उसे सलामत अपने घर पहुंचा दिया है। सुनकर सरला जी भी खुश हुईं। करीब 2-3 दिन बाद नेहा फिर उसी रास्ते गुजरी कि अम्मा इस समय में मंदिर में रहती हैं, तो शायद उनसे मुलाकात हो जाए। एक बार देखती हूँ तबीयत कैसी है।
वह मंदिर के पास जैसे ही रुकी तो अम्मा की नजर उसे पर गई, तो वह छुपने की कोशिश करने लगी। तभी अम्मा का पैर फिसला और वह जोर से गिर गईं। मुंह से आह निकल मंदिर के पुजारी भागकर उन्हें उठाने आए। तब तक नेहा भी पहुंच गई। क्या हुआ अम्मा? कैसे गिर गईं? और जब आपसे नहीं होता है या पूजा तो क्यों आती हो मंदिर में? घर में बैठो ना। भगवान का नाम और पूजा घर में बैठकर भी लिया जा सकता है। जरूरी नहीं मंदिर में ही आकर पूजा करना। घर कहाँ है इनका? ये मंदिर ही उनका घर है। यहीं रहती हैं। पुजारी ने कहा तो नेहा शॉक हो गई और अम्मा शर्म के मारे इधर उधर देखने लगीं। अब नेहा को एहसास हुआ कि अस्पताल में कोई क्यों नहीं आया, ना ही किसी ने खोज खबर ली। अब नेहा को उनके बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। लेकिन पंडित जी, इनका कोई ना कोई तो ठिकाना होगा। था, पर अब नहीं है। उनके बेटे बहू विदेश में रहते हैं और जो घर में रहते हैं वे इन्हें रखने को तैयार नहीं। पिछले कुछ दिनों से यहीं रहती हैं। मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वही खाती हैं और यहीं रात को सो जाती हैं। बेटा, मैं इसके आगे और कुछ नहीं जानता। अब जो पूछना है अम्मा से पूछ लो। सुनकर नेहा काफी गंभीर हो गई, इमोशनल होने लगी, पर वहां उनके सामने जाहिर नहीं होने दिया। वह उनके पास से हट गई और सोचने लगी, क्या यह सच है? शायद सच में कोई नहीं है। नहीं तो अब तक कोई ना कोई जरूर आया होता। क्या करूं, मैं इन्हें लेकर अपने घर चली जाऊं? एक बार मां से पूछती हूं। परंतु मां ने फोन नहीं उठाया। तब नेहा ने बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर अपने घर के लिए विदा हो गई। रास्ते में अम्मा नेहा को कृतज्ञ नजरों से देख रही थीं। क्या हुआ अम्मा? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुनकर अम्मा भावुक होते हुए बोलीं, खूब खुश रहो मेरी बच्ची, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। बोलकर अम्मा ने उसके माथे पर अपना हाथ रख दिया, जिससे नेहा को एक अपनापन का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो कोई खास और गहरा रिश्ता हो। क्या सच में उनका कोई रिश्ता है? नेहा का मन हो रहा था अम्मा से पूछे उनके परिवार वालों के बारे में, लेकिन नहीं पूछा कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। मुझे देखकर कहीं तुम्हारे घर वाले परेशान हो गए तो? अम्मा ने कहा, वे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे तो आप चिंता मत करो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरा नाम नेहा है और घर में बस मैं और मम्मी। दो बहनें हैं, उसकी शादी हो चुकी है। भाई नहीं है और ना ही पापा, वह काफी पहले ही गुजर गए। और आपके पैर में क्या हुआ? आप ठीक से चल नहीं पा रही। चोट लगी है? नहीं, पोलियो है। माँ कहती है मैं बहुत छोटी थी, तभी मुझे पोलियो हो गया। भगवान भी ना अच्छे लोगों को ही तकलीफ देते हैं। नेहा मुस्कुराकर रह गई। अम्मा भी चुप हो गईं। क्या हुआ? आप क्या सोचने लगी? मतलब तुम्हारी मम्मी ने अकेले तुम तीनों बहनों को पाला और पढ़ाया लिखाया? हाँ अम्मा, नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत हिम्मत वाली जान पड़ती है तुम्हारी माँ। हाँ, वह तो है। कुछ इसी तरह बात करते हुए रास्ता कट गया और नेहा घर पहुंच गई। अम्मा को लेकर घर पर गई तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। माँ शायद बाहर कहीं घूमने निकल चुकी थीं। उसने अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोला और अम्मा को बेड पर बैठने के लिए कहा। फिर रसोई में जाकर उनके लिए एक गिलास पानी लाई और चाय बनाने लगी। अम्मा ने चाय पीने से इनकार कर दिया तो नेहा ने उनके लिए नाश्ता ले आई। अम्मा ने नाश्ता किया और दवाई खाई तो उन्हें नींद आने लगी। नेहा गेस्ट रूम में ले गई और बेड पर सुला दिया। नेहा ने अस्पताल में कॉल कर दिया कि आज जरा आने में देर हो जाएगी। कुछ देर में अम्मा सो गईं और नेहा बरामदे में बैठकर माँ के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब सरला जी आईं और नेहा को घर में देखा तो आश्चर्य हुआ। क्या हुआ बेटा, तुम वापस आ गई? आज हॉस्पिटल नहीं गई? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूं। तो फिर क्या हुआ? क्यों वापस आ गई? और आई तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? नेहा ने सॉरी कहा और सारी बातें बता दी और यह भी कह दिया कि वह अम्मा को लेकर यहाँ आ गई है। सुनकर माँ ने कहा, बेटा, यहाँ लेकर आ गई, वह तो ठीक है, लेकिन उनके घर में अगर कोई भी होगा तो वह कितना परेशान होंगे। नहीं माँ, कोई नहीं है उनके घर में। अकेली रहती हैं और वह भी मंदिर में। अगर कोई है भी तो अब तक कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? ठीक है, कुछ दिन रहने दीजिए यहाँ पर। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तक मैं देख लेती। हाँ, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन अम्मा कहाँ हैं? वह भी आराम कर रही हैं।
पता है, रास्ते पर बहुत प्यार से बात करती आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा उनके साथ कोई पुराना रिश्ता हो। तुम्हें सबके साथ रिश्ता महसूस होने लगता है क्योंकि तुम अच्छी हो, इसलिए, वरना आजकल का समय नहीं है बेटा। लोग अपनों से रिश्ता नहीं रखते और अनजान से तो बहुत दूर की बात है। हाँ, आपका कहना सही है। माँ, मैं अभी चलती हूँ। वह उठेंगी तो आप बातचीत कर लेना और कह देना कि मैं शाम को आऊंगी। ठीक है बेटा, तू जा, मैं देख लेती हूँ। नेहा जब चली गई तो सरला जी ने दरवाजा खोलकर धीरे से उन बूढ़ी अम्मा को देखा। वो कंबल ओढ़कर सो रही थीं, तो उन्होंने जगाना ठीक नहीं समझा और दरवाजा बंद कर बाहर आ गईं। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद मन में आया, मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना देती हूँ। मैं भी खा लूंगी और इन्हें भी दे दूंगी। फिर वह रसोई में गईं और झटपट खाना बनाने लगीं। कुछ देर में खाना बन गया, लेकिन अम्मा अब तक नहीं उठीं, तो सरला जी ने सोचा जाकर उन्हें उठा देती हूँ। हो सकता है अनजान जगह हो तो वह कमरे से बाहर नहीं निकलें। उठेंगी, खाना खाएंगी, फिर उन्हें अच्छा लगेगा। हो सकता है हमारी बातचीत भी हो जाए। मन में सोचते हुए वह दरवाजे खोल अंदर गईं और धीरे से कंबल हटाकर कहा, अम्मा उठ जाइए, खाना खा लीजिए। अम्मा कुछ जवाब देती, उससे पहले ही सरला जी ने फिर कहा, अम्मा उठिए, मैं नेहा की माँ हूं। आप ठीक हैं? उठिए, खाना खा लीजिए। बोलकर सरला जी ने कंबल हटा दिया। फिर उनकी बांह पकड़ जैसे ही उन्हें उठाकर बिठाया कि अम्मा का चेहरा देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुंह खुला रह गया, आंखें फटी रह गईं। कुछ यही हाल बूढ़ी अम्मा का भी था। अम्मा कुछ बोलने को हुई, लेकिन आवाज मुंह में गई और बोल नहीं सकीं। इधर सरला जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माँ जी, आप इस हालत में कैसे? क्या हुआ? घर में बाकी सब कैसे हैं? कहाँ है वह? सरला जी की बात सुनते ही अम्मा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फूट फूट कर रोने लगीं। वह बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं, सरला जी की सास कमला जी थीं। माँ जी, आप यूं इस तरह कैसे? घर के बाकी सब कहाँ हैं? कमला जी सिसकने लगीं। क्या हुआ माँ जी? बताइए, आप क्यों रो रही हैं? बहू, तुम्हारी बद्दुआ रंग लाई। सब तुम्हारी बद्दुआओं का फल है। तुम्हारे साथ जो हमने किया उसका फल भगवान ने मुझे जीते जी दे दिया। यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? क्या हुआ? साफ साफ बताइए। क्या कहूं बहू और कितना कहूं? सबने मुझे घर से निकाल कर फेंक दिया। कोई रखना नहीं चाहता। सही कहते हैं लोग, अपना किया धरा हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जिस बेटे बहू के लिए सब कुछ किया, सही गलत कुछ नहीं सोचा, उसी ने मिलकर मेरा यह हाल कर दिया। बोलकर अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं सरला जी की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा हो गईं। तस्वीर की भांति एक एक कर आने लगीं। सरला जी की अभी नई नई शादी हुई थी। उनके पति रमेश बाबू सरकारी स्कूल में टीचर थे। 3 जेठानी देवरानी में यह सबसे छोटी बहू थीं और गरीब परिवार से आई थीं। बाकी इनकी दोनों जेठानियां काफी अमीर परिवार से थीं। तो सास इस बात के लिए हमेशा ताना देती कि पता नहीं किस गरीब फकीर खानदान से आ गई है। सरला जी कभी विरोध करती तो दोनों जेठानियां सास को सह देती और तब तीनों मिलकर खूब सरला जी को खरी खोटी सुनाती। कभी तीज त्योहार में दोनों जेठानियों के मायके से खूब सारा सामान आता, तो वहीं सरला जी के मायके से थोड़े बहुत आते। कभी नहीं आते तो इस बात के लिए भी उसे खूब सुनाया जाता। कितनी बार सरला जी विरोध करना चाहती, पर पति मना कर देते कि मां के सामने मत बोलो, और सरला जी मन मसोस कर रह जाती। उसे याद है जब पहली बेटी हुई तो सासू माँ ने कैसे मुंह बना लिया। पोते का इंतजार कर रही थीं। पोती हो गई। अरे, इसे तो मायके का लक्षण लग गया। मेरे खानदान में तो सबको पहले बेटा ही होता है, यहाँ तक कि जानवर को भी, और इसे पोती हो गई। तब सरला जी को खूब रोना आया, लेकिन फिर वह भी सहन कर लिया। लेकिन जब दूसरी बेटी हुई, तब तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सरला जी की सास उनके खाने पीने में दिक्कत तो करती ही, ऊपर से बेटे को भड़काने लगीं। इस बहू से पोता नहीं होगा। बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो। अब तो जेठानियां भी ताना मारने लगीं कि तुम्हें बेटा नहीं है, तुम निपुत्र हो। सरला जी कभी अपने पति से यह सब बातें कहती तो वह हंसकर कहते, जिसे जो कहना है कहने दो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो और क्या चाहिए। तब सरला जी खुश हो जाती, संतोष कर लेती। अब दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि अब बच्चा नहीं करेंगे, 2 बेटियां ही काफी हैं। लेकिन ससुराल वालों के साथ मायके वालों का भी दबाव पड़ा,
तो उन्होंने तीसरा बच्चा किया और भगवान को यही मंजूर था। तीसरी भी बेटी हो गई। तब तो सासू माँ ने बच्चे सहित उसे घर से निकाल मायके भेज दिया। तू अलच्छी है, अभागी है। खाली बेटियां जनेगी तो मेरे बेटे का वंश कैसे बढ़ेगा? खानदान कैसे बढ़ेगा? जा, तू निकल जा। और बेटे पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालने लगी। तब बेटा मुस्कुराकर टाल जाता। क्या हो गया माँ? बेटा और बेटी में आजकल कोई फर्क नहीं है। लेकिन माँ कहाँ समझती? उन्हें तो पोता चाहिए। रात दिन रट लगाए बैठी रहती। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। सरला जी के पति काम से बाहर गए थे। घर लौटते समय बारिश की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। सरला जी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। क्या करूं? क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पति की सरकारी नौकरी थी तो अनुकंपा पर उन्हें शिक्षक की नौकरी मिल गई। परंतु ससुराल वाले चाहते थे कि यह नौकरी उनके दोनों जेठ में से किसी को मिले। पर सरला जी ने जिद करके कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करूंगी? इसलिए नौकरी मैं ही करूंगी और जिद करके नौकरी कर ली। इस गुस्से में दोनों जेठ जेठानियों ने सास को खूब भड़काया, उल्टा सीधा सिखाया और सरला जी को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। सरला जी रोती बिलखती रह गईं। मैं 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मायके में भी कोई आसरा नहीं है। मुझे कुछ नहीं तो रहने के लिए एक घर दे दीजिए। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। तब सरला जी ने कमला जी के पैर पकड़ लिए। माँ जी, आप तो मेरी सास हैं, बच्चों की दादी हैं। कम से कम आप तो समझिए। मैं 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे बाकी संपत्ति में कोई हिस्सा मत दीजिए। कुछ नहीं चाहिए, बस रहने को एक छत दे दीजिए। मैं उसमें रह जाऊंगी। तीनों बच्चों का पालन पोषण कर लूंगी। तब सासू माँ लात से धक्का मारते हुए बोली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब किस हक से यहाँ रहेगी? फिर तुम बेटियों की माँ हो तो तुम्हारा कैसा हिस्सा? कोई हिस्सा नहीं होगा। जहां मन होता है वहां जा। अगर नहीं संभाल सकती तो इतनी बेटियां पैदा क्यों की? कहीं फेंक दे, मार दे। जब कोई रखने को तैयार नहीं हुआ तो सरला जी तीनों बेटियों के साथ घर से निकल गईं। जमीन जायदाद और छत तो दूर, किसी ने एक टाइम का खाना बनाने के लिए अनाज तक नहीं दिया। सरला जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। उन्हें परेशान देख उनके स्कूल के प्रधानाध्यापक ने पूछा। तब रोते हुए उन्होंने सारी बातें बता दीं। सुनकर उनका भी कलेजा पसीज गया। कोई बात नहीं, आप कुछ दिनों तक स्कूल में ही रह जाइए। जब घर की व्यवस्था हो जाए तब आप यहां से चल जाइएगा। तब सरला जी तीनों बेटियों को लेकर उस स्कूल में रहने लगीं जिसमें वह पढ़ाती थीं। इसी बीच छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई और जब डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला उसके पैर में पोलियो हो गया है। काफी इलाज कराया, आराम तो हुआ, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, जिस वजह से वह ठीक से चल नहीं पाती है। स्कूल में वह अच्छे से रहने लगी, लेकिन यह बात बाकी लोगों और शिक्षकों को पसंद नहीं आई। वह सरला जी और प्रधानाध्यापक को लेकर खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक बनाने लगे। उस दिन समझ में आया, सिर्फ औरत ही औरतों की दुश्मन नहीं होती, मर्द भी बड़े दुश्मन होते हैं। अपने चरित्र पर उंगली उठते देख तो उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली और उसमें रहने लगीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने घर का सामान जुटाया और जमीन लेकर घर बनाया। तीनों बेटियां काफी होशियार, समझदार और पढ़ने में तेज तर्रार थीं। पढ़ाई पूरी होते ही सरला जी की दोनों बेटियों की शादी बिना किसी दहेज के हो गई। लेकिन छोटी बेटी पोलियो की वजह से दिव्यांग थी, इसलिए अब सरला जी को बहुत चिंता होने लगी कि इसकी शादी कैसे होगी। तब नेहा ने कहा, माँ, आप मेरी शादी की चिंता मत करो। मुझे पढ़ने दो। मुझे डॉक्टर बनना है। पहले पढ़ाई कर लूंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, फिर शादी का बाद में देखेंगे। तब सरला जी बोलीं, मैं प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हूं। कहाँ से इतना पैसा लाऊंगी जो तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई करा दूं? लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। वही हुआ। बहुत हद तक मदद उसकी बहनों बहनोई ने की और बाकी मेडिकल कॉलेज में उसकी फीस माफ हो गई। जो प्रोफेसर उसे पढ़ाते थे, उन्होंने बिना फीस लिए ही नेहा को पढ़ाया। सरला जी ने कई बार पूछा भी फीस के बारे में। तब वह प्रोफेसर कहते, नेहा, बिटिया को डॉक्टर बनने दीजिए, फिर सारा फीस उसी से ले लूंगा मैं। नेहा ने भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और आज वह डॉक्टर बन गई। इधर सरला जी भी सब कुछ भूलकर अपने बच्चों में घुल मिल गईं। अब ससुराल और सास की बातें याद नहीं करती। उन लोगों ने कभी नहीं बुलाया और ना ही सरला जी कभी गईं।
लेकिन नेहा ने जब कल बूढ़ी अम्मा का जिक्र किया, तभी से सरला जी का मन विचलित हो रहा था कि आखिर कौन है वह अम्मा? क्या अम्मा सच कह रही हैं? दोनों बेटे बहू ने सच में भगा दिया, इन्हें निकाल दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह भी तब जब यह इतनी बुजुर्ग हो चुकी हैं। क्या सोच रही हो बहू? मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? कैसे होगा? मैंने तुम्हें इतना दुख तकलीफ जो दिया है तो कैसे यकीन करोगी? ये सुनकर सरला जी वर्तमान में लौटी। नहीं अम्मा, मैं सुन रही हूं और विश्वास भी हो रहा है। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या बताऊं बहू? तुम्हारे घर से जाने के बाद कुछ दिन तक सब ठीक ठाक रहा। फिर दोनों भाई आपस में बंटवारा करने के लिए झगड़ा करने लगे। मैं जब उन दोनों को समझाने लगी तब वह दोनों मुझसे लड़ने लगे। अंत में मैंने सारी संपत्ति को दोनों में बंटवारा एक कर दिया। जब मैं अपने लिए हिस्सा रखने लगी तो दोनों ने कहा कि हम आपको रखेंगे। पर बाद में दोनों झगड़ा करने लगे कि मैं किसके साथ रहूं। दोनों बोल रहे थे, माँ को तुम रखो, वो कहता तुम रखो। फिर 6-6 महीना करके दोनों मुझे रखने को तैयार हो गए। मैं जिसके भी साथ रहती, वह बहू मुझसे नौकरों की तरह व्यवहार करती, घर का सारा काम करवाती और खाना माफ कर देती। वह भी समय से नहीं। जब तक शरीर में ताकत थी, तब तक सारा काम करती रही। पर जब समय से खाना ना मिले तो आखिर शरीर कब तक तंदुरुस्त रह सकता है? तो मैं भी दिन पर दिन कमजोर और बीमार होती चली गई। फिर तो दोनों बेटा बहू में से कोई भी मुझे पलट कर देखना तक नहीं चाहता था। खाना पीना और इलाज तो बहुत दूर की बात है। नहीं, जब कभी उन दोनों के बच्चे बोलते कि माँ दादी को खाना दे दो, तब दोनों बहुएं तुनक कर बोलती, पता नहीं बूढ़ी कब मरेगी। ये सब सुनकर जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तब मैं घर से निकालकर मंदिर में रहने लगी। किसी ने एक बार भी नहीं बुलाया। लेकिन हाँ, बहू को यह याद रहा कि मेरे हाथ में सोने की चूड़ियां हैं। बस उन्हीं चूड़ियों के लिए उसने मुझे फिर से घर बुलाया और यह बोलकर कमला जी फूट फूट कर रोने लगीं। सरला जी ने उन्हें पकड़ लिया और आंसू पोंछने लगीं। अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? और उस रात आप कहाँ जा रही थीं? कमला जी चुप हो गईं। बताइए ना अम्मा, आप कहाँ जा रही थीं? उस रात इतनी तेज बारिश में? नदी में डूबने जा रही थी। सुनकर सरला जी को मानो चक्कर सा आ गया। नर्वस हो गईं। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ बहू। दोनों ने सब कुछ छीन लिया। हाथ में बस सोने की 4 चूड़ियां थीं। उसी पर दोनों की नजर थी कि कब मैं मर जाऊं और सोने की चूड़ियां दोनों के हाथ लग जाएं। लेकिन जब मैंने नहीं दिया, तो इसी गुस्से में पिछले 4 दिनों से दोनों ने मुझे कुछ खाना नहीं दिया। पानी पी पी कर मैं कब तक खड़ी रहती। जब नहीं बर्दाश्त हुआ, तब उस तेज बरसात में मैं घर से निकल गई। लेकिन देखो, भगवान को कुछ और मंजूर था। उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया और मेरी पोती को भेज दिया। उसने मुझे बचा लिया। बहू, मैंने जिस पोती को इतना दुख दिया, इतनी बद्दुआ दी, उसी पोती ने मेरी जान बचा ली। जिनके लिए इतने पाप किए, इतना सब किया, उन्होंने तो पलटकर देखा तक नहीं कि मैं मर गई या जिंदा हूं। बहू, तू मुझे मत रख, मुझे जाने दे। मैं अब ठीक हूं। मैं कहीं काम करके अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। क्यों माँ? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्यों नहीं रहेंगी? क्या कमी है यहाँ पर? और कहाँ जाएंगी अब? कोई कमी की बात नहीं है बहू, लेकिन किस मुंह से रहूं? इसी मुंह से तुझे मैंने कितनी गालियां दी, कितने अपशब्द कहे, कितनी बद्दुआएं दी। इसलिए नहीं रह सकती। शर्म आ रही है मुझे। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है दादी। आप मेरी दादी हैं और आप यहां से कहीं नहीं जा रही हैं। ये मैं बोल रही हूं। पीछे से आती हुई नेहा ने कहा। दादी? शब्द सुनते ही कमला जी फूट फूट कर रोने लगीं। तुम्हें पता चल गया मेरी बच्ची कि मैं तुम्हारी दादी हूं। हाँ दादी, मैंने सब बातें सुन ली हैं। और हाँ, पीछे जो कुछ भी हुआ मैंने नहीं देखा। लेकिन आज जो सामने मेरी दादी बैठी हैं, वह बहुत अच्छी हैं और मुझे दादी की जरूरत है। मैं वर्षों से माँ के साथ रह रहकर बोर हो गई हूँ। मैंने कितनी बार माँ से पूछा, मेरे दादा दादी कहाँ हैं? लेकिन माँ ने कभी कुछ बताया नहीं। अब जब आप यहाँ आ गई हैं, तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। आप हमारे साथ यहीं रहेंगी, समझी? अगर नहीं समझेंगी, जिद करेंगी तो आप जानती हैं ना, मैं डॉक्टर हूँ। मोटे मोटे इंजेक्शन लगा दूंगी। पोती नेहा की बात सुनकर कमला जी रोते रोते हंस पड़ीं और नेहा को गले से लगाते हुए बोलीं, अरे मेरी बच्ची, माफ कर दे अपनी दादी को। मैं तो यहाँ तुम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूं।
लेकिन तू बोल रही है तो मैं रहूंगी। अब मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये सोने की 4 चूड़ियां हैं। तुम रख लो बेटा, और जितना आशीर्वाद होगा मैं सब तेरे लिए करूंगी। दादी, एक बात कहूं, आपकी बद्दुआ हमें नहीं लगी, वह तो दुआ में बदल गई। देखो तो मैं कितनी खुश हूं, और पता है आपको मैं कितनी बड़ी डॉक्टर हो गई हूं। तो ये चूड़ियां अभी आप ही पहनिए, हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है। हाँ मेरी बच्ची, तू बहुत बड़ी डॉक्टर है और बड़ी बन जा, दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर बन जा। खूब नाम कमा, माँ बाप का खूब नाम रोशन कर। तुम्हें मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। ये सुनकर नेहा दादी से लिपट गई और माँ को इशारा किया तो सरला जी भी पुरानी सारी बातें भूलकर सास के गले से लिपट गईं। तभी पीछे से आवाज आई, और नेहा बिटिया, मेरी फीस कहाँ है? याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगी, कमाने लगोगी, तब तुमसे तुम्हारी फीस ले लूंगा। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वही प्रोफेसर थे जिन्होंने नेहा को बिना फीस लिए पढ़ाया था। सरला जी और नेहा उठकर खड़ी हो गईं और नमस्ते किया। सर, आप यहाँ आइए, बैठिए ना। मैं बैठूंगा जरूर, पर मुझे मेरी फीस पहले दोगे कि नहीं, ये जवाब दो। जी सर, आपकी जो फीस बनती है वह मैं सब देने को तैयार हूं। बताइए क्या फीस है? पक्का सरला जी, सच बोल रही हैं ना आप? मुझे फीस मिलेगी ना? जी हाँ सर, आपकी दया से बिटिया डॉक्टर बन गई है, अच्छा कमा रही है, क्यों नहीं देगी फीस? बताइए तो आपकी फीस क्या है? मेरी फीस ये है कि मैं चाहता हूँ नेहा बिटिया मेरे घर की बहू बन जाए। मेरा एक बेटा डॉक्टर है, मैं उसके लिए आपसे नेहा का हाथ मांगने आया हूँ। सुनकर नेहा लज्जा कर घर के अंदर चली गई। वही सरला जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सर, मैं नहीं जानती आपका आभार किस तरह व्यक्त करूं। मेरी सारी चिंता दूर कर दिया आपने। लेकिन लेकिन क्या, सरला जी मेरी बेटी दिव्यांग है, क्या आपका बेटा? सरला जी अभी अपनी बात पूरी करती, उससे पहले ही प्रोफेसर साहब ने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे और मेरे बेटे दोनों को नेहा बहुत पसंद है, और हमें नेहा बिटिया के दिव्यांग होने से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी हाँ हो तो हम पंडित जी से मिलकर जल्दी ही सगाई और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। सरला जी ने भी हंसते हुए कहा, जी सर, बिल्कुल, और शुभ काम में देर कैसी? सरला जी, आप मुझे प्रोफेसर साहब नहीं समधी जी बोलिए। सुनकर सब हंसने लगे। तभी नेहा अंदर से चाय नाश्ता लेकर आई। उसने सबके पैर छुए, दादी का भी आशीर्वाद लिया। अगले ही दिन पंडित जी आए, सगाई और शादी का शुभ मुहूर्त निकाल दिया। 1 महीने के बाद शुभ मुहूर्त निकला। बड़े ही धूमधाम से नेहा का विवाह हुआ। वह ससुराल चली गई, लेकिन जाते जाते उसने डॉक्टर पति से कहा कि मेरी माँ का हम बहनों के अलावा कोई नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि अपने ससुराल और सास ससुर के साथ माँ का भी ख्याल रखूं। और अब तो बूढ़ी दादी भी हैं, तो उनकी भी देखभाल करनी होगी। पति ने हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, हमारी माँ और हमारी दादी। एक बात और, तुम अकेली नहीं हो, हम मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। सुनकर नेहा खुशी से पति के गले से लग गई। तो दोस्तों, सरला जी ने अपनी सास को माफ करके सही किया या गलत? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।